जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहां आपको 20 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके 20 में से 15 प्लस सही होने चाहिए। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस बन जाए क्या कहलाती है। आपसे पूछा कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस बन जाए क्या कहलाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यह प्रक्रिया सीधे सॉलिड से गैस अवस्था परिवर्तन को दर्शाती है। नेपथलीन की गोलियां, कपूर, अमोनियम क्लोराइड आदि ऊर्ध्वपातन करते हैं। यह एक एंडोधर्मिक प्रक्रिया है, इसमें उष्मा अवशोषित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन का बना होता है। यह मुख्य रूप से पानी यानी कि H2O और विभिन्न जैविक यौगिकों में पाया जाता है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन, श्वसन व चयापचय प्रक्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑक्सीजन कोशिकाओं के जीवन और कार्य के लिए अनिवार्य तत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सी गैस मार्स गैस कहलाती है। आपसे पूछा है कि कौन सी गैस जो है मार्स गैस कहलाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4। CH4 जिसे मीथेन गैस कहते हैं या मार्स गैस कहलाती है। मार्स गैस दलदली एवं सड़ते कचरे वाले स्थान में एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनती है। यह गैस मुख्यतः मीथेन CH4 होती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। यह ज्वलनशील होती है और जलने पर नीली लौ देती है। बायोगैस प्लांट में बनने वाली गैस का प्रमुख घटक भी मीथेन ही होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आपसे पूछा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 287। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको आना चाहिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 17 होता है। 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण को KLM स्तरों में भरते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 8 + 7, 2 + 8 + 7। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह अत्यधिक अपक्रियाशील होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक से तय होता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपक्रियाशीलता तय करती है। क्लोरीन है हाइड्रोजन समूह का सदस्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता किस इकाई में मापी जाती है। आपसे पूछा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता किस इकाई में मापी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकरल। बेकरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेकरल रेडियोधर्मिता की SI इकाई है। यह 1 सेकंड में होने वाले एक बिक्टन को दर्शाता है। इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल के नाम पर रखा गया। पुराने समय में रेडियोधर्मिता को मापने के लिए क्यूरी भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन SI यूनिट बेकरल है। बाकी विकल्पों की बात करें तो न्यूटन बल की इकाई है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है और पास्कल जो है दाब की इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। आपसे पूछा है कि नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक प्रजनन होता है। सेक्सुअल प्रजनन होता है। मनुष्यों में नर यानी कि स्पर्म और मादा में ओवम यानी कि युग्मकों का संलयन होता है। निषेचन से जाइगोट बनता है जो आगे भ्रूण में विकसित होता ही है। यही द्विलिंगी प्रजनन है। 2 माता पिता की आवश्यकता होती है। आनुवांशिक विविधता इसी प्रक्रिया से मिलती है। बाकी अलैंगिक के उदाहरण बताएं तो अलैंगिक जो है इसमें एक ही जनक होता है, जैसे हाइड्रा, अमीबा। विखंडन की बात करें तो अमीबा स्पाइरोगाइरा में होता है, मनुष्यों में नहीं। और मुकुलन की बात करें तो हाइड्रा ईस्ट में होता है, मनुष्यों में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर,
देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओजोन परत को नुकसान मुख्य रूप से किसके कारण हो रहा है। आपसे पूछा कि ओजोन परत को नुकसान मुख्य रूप से किसके कारण हो रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण। CFC ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर क्लोरीन छोड़ते हैं। क्लोरीन परमाणु O3 को तोड़कर O2 में बदल देते हैं। इसी कारण अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल दिखाई देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1983 के तहत CFC को प्रतिबंधित किया और ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन गुर्दे में जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ADH यानी कि एंटीड्यूरेटिक हार्मोन या वेस्पोप्रेसिन। ADH एंटीड्यूरेटिक हार्मोन शरीर में जल संतुलन यानी कि वाटर बैलेंस को नियंत्रित करता है और गुर्दों में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा बनाया जाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। जब शरीर में पानी कम होता है ADH बढ़ जाता है और कलेक्टिंग डक्ट्स में पानी को वापस रक्त में अवशोषित कराया जाता है। ADH की कमी होने पर डायबिटीज इसिपिंडिस जैसी बीमारी हो सकती है जिसमें पेशाब अत्यधिक होता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस आंख की रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जब अधिक प्रकाश आता है तो आइरिस पुतली को छोटा कर देता है ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। जब कम प्रकाश होता है तो आइरिस पुतली को बढ़ा कर देता है ताकि अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसलिए आंख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने वाला मुख्य भाग आइरिस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। आपसे पूछा है किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। अपने चमकीले चांदी जैसे रंग के कारण इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। इसका रासायनिक चिन्ह Hg है यानी कि हाइड्रोग्रीन शब्द से आया है। थर्मामीटर, बैरोमीटर और इलेक्ट्रिकल उपकरणों में इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूटन के किस नियम से क्रिया प्रतिक्रिया संबंध समझाया जाता है। आपसे पूछा है कि न्यूटन के किस नियम से क्रिया प्रतिक्रिया संबंध समझाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय नियम, न्यूटन के तीसरे नियम से, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दो वस्तुओं के बीच लगने वाली ताकतों के युग्म को समझाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ और समान परिणाम की होती है। उदाहरण के तौर पर बंदूक चलने पर गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। अन्य विकल्पों की बात करें, अन्य विकल्प गलत क्यों है तो यह जाने तो प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया से। द्वितीय नियम बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यह बराबर m×a। गुरुत्वाकर्षण नियम जो सार्वत्रिक गुरुत्व बल बताता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा कि पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइजोबियम। राइजोबियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम यानी दलहनी पौधों की जड़ों में नोड्यूल बनाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 और अमोनिया N3 में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में पेसमेकर किस अंग में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पेसमेकर किस अंग में पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय। हृदय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हृदय में पेसमेकर ऐसे नोड यानी कि सेंट्रियल नोड कहलाता है। यह हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है
और विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। एसओ नोड को ही हृदय का नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है। इसके सही काम करने पर ही हृदय नियमित रूप से संकुचित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपसे पूछा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। लिथियम आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु, इसका घनत्व केवल 0.534 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो पानी से भी कम। इसे छूने पर मोम जैसा नरम महसूस होता है और हवा में जल्दी प्रतिक्रिया करता है। इसका उपयोग लिथियम बैटरी, दवाइयों और मिश्र धातुओं में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विकिरण की प्रवेश क्षमता सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा किस विकिरण की प्रवेश क्षमता सबसे अधिक होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणों। गामा किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इनकी प्रवेश क्षमता सभी विकिरणों में सबसे अधिक है। या मोटे धातु जैसे सीसा या मोटी कंक्रीट दीवार से भी रोकी जा सकती है। चिकित्सा, उद्योग और नापकी तकनीक में इनका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। आपसे पूछा है किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रसायन उद्योग में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसकी खपत किसी भी देश के औद्योगिक विकास का सूचक मानी जाती है। या उर्वरक, बैटरी, डिटर्जेंट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, धातु प्रसंस्करण आदि में व्यापक रूप से प्रयोग होती, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4 होता है। मानव शरीर का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर का सामान्य रक्त पीएच लगभग 7.4 होता है, जो थोड़ा क्षारीय है। शरीर में एंजाइम, प्रोटीन और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं इसे पीएच पर सबसे अच्छी तरह काम करती है। पीएच में हल्का सा बदलाव भी शरीर में गंभीर प्रभाव पैदा कर सकता है। इस पीएच को बनाए रखने में बफर सिस्टम, फेफड़े और किडनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए प्रतिकृति किस एंजाइम द्वारा प्रारंभ होती है। आपसे पूछा कि डीएनए प्रतिकृति किस एंजाइम द्वारा प्रारंभ होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलिकेज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए हेलिकेज वह एंजाइम है जो सबसे पहले डीएनए की दोनों स्टैंडर्ड को खोलता है या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर रिफ्लेक्शन पूरक बनाता है। हेलिकेज के बाद ही डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बनाने का कार्य कर पाता है। इसलिए डीएनए प्रतिकृति का पहला चरण डीएनए स्टैंडर्ड को खोलना और इसे हेलिकेज करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पैराथार्मोन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैराथार्मोन पीटीएच पैराथायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है या हड्डियों से कैल्शियम निकालकर रक्त में भेजता है, जिससे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है। या किडनी में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है या विटामिन डी को सक्रिय कर कैल्शियम अवशोषण को भी बढ़ाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा कि द्रव को शुद्ध करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। आपसे पूछा कि द्रव को शुद्ध करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसवन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आसवन का उपयोग द्रव मिश्रणों को शुद्ध करने में किया जाता है। यह विधि आधारभूत रूप से उबलांक के अंतर पर काम करती है। वाष्पीकरण की बात हो तो संघनन की प्रक्रिया से शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। जल को शुद्ध करने में आसवन का प्रयोग आम है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स
फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।